एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने साधारण विधेयक पर चर्चा की थी और इस पार्ट में हम संविधान संशोधन विधेयक पर और संविधान संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। जिसने साधारण विधेयक वाली वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन को क्लिक करके वे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझ लेना अति आवश्यक है भी एक तो होता है संविधान संशोधन विधेयक और एक संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम, इन दोनों को हम समझ लेते हैं। ये समझना जरूरी भी है। कहीं पर लिखा होता है संविधान संशोधन विधेयक और कई बार हम देखते हैं लिखा होता है संविधान संशोधन अधिनियम। तो मैं आपको बता दूं कि जो विधेयक है वो संविधान में संशोधन करने वाला प्रस्ताव होता है, यानी संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, वो प्रस्ताव विधेयक होता है। यानी संविधान संशोधन करने वाला प्रस्ताव तो कहलाता है विधेयक। जब संसद के दोनों सदन इस विधेयक को पारित कर देते हैं, दोनों सदन अलग अलग इसको पारित कर देते हैं और इस विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक वो विधेयक ही कहलाता है। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि संविधान में संशोधन करने वाला जो प्रस्ताव होता है उसे विधेयक कहते हैं और संसद के दोनों सदन उसे अलग अलग पारित कर देते हैं, जो प्रक्रिया दी हुई संविधान संशोधन को पारित करने की। और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, भले ही संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, वो विधेयक ही कहलाएगा, संविधान संशोधन विधेयक ही कहलाएगा। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। फिर उसे हम संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो संविधान को संशोधित करने वाला प्रस्ताव है उसे तो कहते हैं विधेयक, और जब संसद के दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसे कहते हैं संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब एक बात ये होगी। दूसरी बात हमें यहाँ ये समझनी भी आवश्यक है कि जैसे आपने सुना होगा 126वां संविधान संशोधन विधेयक, और आपने ये भी सुना होगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर आप यहां गौर से देखो तो यहां क्या लिखा हुआ है? 126वां संविधान संशोधन विधेयक, यानी विधेयक प्रस्ताव संविधान में संशोधन करने वाला, और यहां है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए और ये क्या बन गया? अधिनियम बन गया। यानी 126वां जो संविधान संशोधन विधेयक था वो संसद के दोनों सदनों से पारित होकर और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या बन गया? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं संसद में, जरूरी नहीं हो वो सारे अधिनियम बने, सारे पारित होकर अधिनियम बने। समझ गए आप इस बात को? तो 126 जो संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत हुए हैं उनमें से 104 ही क्या बन पाए हैं? अधिनियम बन पाए हैं। ये तो है बिल नंबर, विधेयक नंबर 126वां संविधान संशोधन विधेयक। ये पारित होकर अधिनियम बना 104वां, यानी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, एक्ट ये है बिल, यानी 126 विधेयक प्रस्तुत किए गए संविधान संशोधन वाले, जिनमें से 104 ही क्या बन पाए? अधिनियम बन पाए।
ये विधेयक की बात कर रहे हैं और ये हम अधिनियम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तभी अधिनियम बनेगा, और सारे विधेयक पारित हों ये आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, आप अच्छे से इस बात को समझ भी गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये बात आती है कि संविधान संशोधन विधेयक किसे कहते हैं। संविधान संशोधन विधेयक किसे कहते हैं, यानी ऐसा विधेयक जो संविधान के उपबंधों में परिवर्तन करने वाला हो, बदलाव करने वाला हो, ऐसे विधेयक को हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। संविधान के उपबंधों में परिवर्तन का क्या मतलब है कि संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई है, जो उपबंध दिए गए हैं, उसमें से किसी शब्द को हटाना या नया शब्द जोड़ना या पूरी शब्दावली हटाना या उसमें जोड़ना, यानी संविधान में कुछ हटाना या कुछ जोड़ना, यानी संविधान के उपबंधों में जो परिवर्तन और बदलाव करने वाला जो विधेयक होता है, उस विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। ठीक है, और जो संविधान संशोधन है ये संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है, उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब जो 368 है अनुच्छेद, उसमें संविधान संशोधन के 2 तरीकों का उल्लेख किया गया है। ये बात भी आप ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के 2 तरीकों का उल्लेख किया गया है, बाकी हम आगे देख ही लेंगे। अब हम यहां देखेंगे कि संविधान संशोधन है उससे जुड़ी हुई मुख्य बातें क्या हैं। अब बात यह आती है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो हमने कहां से अपनाई है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से अपनाई गई है। ठीक है, दूसरी बात ये कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, आपने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 देखा होगा कि उसमें यह उल्लेख किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन जो हमने केशवानंद भारती वाद देखा, केशवानंद भारती वाद 1973, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे, मूल संरचना को परिवर्तित करता हो या उसे प्रभावित करता हो। यानी संसद संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती वाद में निर्णय दिया गया 1973 में कि हाँ ठीक है, संशोधन संविधान में कर सकती है संसद हर भाग में, मूल अधिकारों में भी, लेकिन वो ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे, मूल संरचना, मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना
इसको प्रभावित करता हो या इसमें बदलाव करता हो या इसमें परिवर्तन करता हो, ऐसा संशोधन संसद नहीं कर सकती। ये भी हमें जानना जरूरी था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इसमें। पहली बात तो ये कि संविधान को संशोधित या संविधान में संशोधित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है, यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। यानी संविधान संशोधन प्रस्ताव या संविधान संशोधन करने की पहल, संविधान संशोधन करने की पहल संसद ही कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद को है, संसद ही संविधान संशोधन करने की पहल कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। हालांकि संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। यानी एक बात तो ये होगी कि संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, यानी संविधान संशोधन करने की पहल संसद ही कर सकती है, राज्य विधानमंडल, राज्य की व्यवस्थापिकाएं नहीं कर सकती। लेकिन संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए आधे, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन संविधान संशोधन की पहल सिर्फ संसद ही कर सकती है। ठीक है, आगे हम इसे अच्छे से देख लेंगे कि राज्य विधानमंडलों की भूमिका कहाँ है, लेकिन पहल संसद ही कर सकती है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखना, राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन करने के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं कर सकती है, राज्य के विधानमंडल। ठीक है, दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक या प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन जो विधेयक है वो पहले संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी पहले लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, पहले राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जैसे हमने साधारण विधेयक में देखा कि साधारण विधेयक को भी संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक है या प्रस्ताव है, उसको संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन के मामले में संसद के दोनों सदनों को शक्ति बराबर है। ठीक है, तीसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अलग अलग पारित होना चाहिए। यानी संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत से क्या है, पारित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, यानी संविधान संशोधन
विधेयक में अगर संसद के दोनों सदनों में मतभेद या गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है या संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। कहने का मतलब है, हमने साधारण विधेयक में देखा, अगर साधारण विधेयक के संबंध में संसद के सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद के दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए विशेष बहुमत से। इसलिए अगर संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक के विषय में ही है। यानी ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अलग अलग विशेष बहुमत, अगर संयुक्त बैठक का प्रावधान हो जाएगा तो ये विशेष बहुमत वाली बात नहीं रहेगी, यानी दोनों सदनों से अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसलिए संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान नहीं है। और अगर हम चौथी बात देखें इसमें, तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद में या सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी संविधान संशोधन विधेयक को संसद में या संसद के किसी भी सदन में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम धन विधेयक में देखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और पांचवी बात देख लेते हैं, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर अनुमति के लिए या स्वीकृति के लिए पारित होकर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति अनिवार्य स्वीकृति देंगे। यानी साधारण विधेयक में हमने देखा कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक है जो राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से उस पर हस्ताक्षर करेंगे, अनिवार्य रूप से उसे स्वीकृति देंगे। यानी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। यानी राष्ट्रपति अनुमति अवश्य देगा। ठीक है, क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 खंड 2 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, उससे अनुच्छेद 368 में ये व्यवस्था कर दी गई है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देंगे, अनिवार्य अनुमति देंगे, यानी पुनर्विचार के लिए वे इसे नहीं लौटा सकते। यानी संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं है, जबकि साधारण विधेयक में हमने देखा कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि संविधान संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से अनुमति
देंगे उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति को निषेधाधिकार, वीटो पावर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संविधान संशोधन के तरीके। संविधान संशोधन के तरीके यानी कितने तरीकों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है या संविधान संशोधन के प्रकार कितने हैं। तो संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं। नंबर 1, संसद के साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। ठीक। नंबर 2, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। नंबर 3, संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों या राज्यों के आधे विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा संविधान संशोधन। यानी संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं। संसद के साधारण बहुमत से संविधान संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति या अनुमोदन वाला संविधान संशोधन। यानी भारतीय संविधान में संशोधन करने के ये 3 तरीके हैं। अगर हम यहाँ देखें इन 2 तरीकों को तो आपको पता लगेगा कि संविधान के बहुत बड़े भाग को केवल संसद अकेली संशोधन कर सकती है, अकेली संसद उसे बदल सकती है, क्योंकि यहाँ भी संसद है और यहाँ भी संसद है। अगर तीसरे तरीके में देखें तो यहाँ भी संसद है। बस केवल इसी तरीके में आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा। ठीक है, लेकिन हम देखें तो तीनों तरीकों में ही संसद है। और मैंने पहले भी बताया था कि संविधान संशोधन करने की पहल संसद ही कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। हाँ, कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें बदलाव करने के लिए, संशोधन करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन की जरूरत पड़ती है, लेकिन संविधान के एक बहुत बड़े भाग में संसद अकेली संशोधन कर सकती है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम तीनों तरीकों को बारी बारी से देख लेते हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के कुछ उपबंध जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन्हें संसद के साधारण बहुमत द्वारा जिनका संशोधन कर दिया जाता है या कर सकते हैं या किया जाता है। अगर हम कुछ देखें कि वो कौन से उपबंध हैं, जैसे नए राज्यों का प्रवेश, गठन, राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, राज्य विधान परिषदों की स्थापना व समाप्ति। यानी ये कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनको हमने यहाँ देखा है। नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों की सीमा, उनके नाम में परिवर्तन, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, राज्य विधान परिषदों की स्थापना व समाप्ति। ठीक है, इनके अंदर संशोधन करने के लिए संसद के साधारण बहुमत द्वारा ही क्या है, संशोधन कर लिया जाता है। यानी जो संशोधन है या जो ये तरीका है, ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं है।
यानी ये संशोधन या इस तरीके से संसद के साधारण बहुमत से किए जाने वाले जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुच्छेद 368 में मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस तरीके को छोड़कर जो दो तरीके अलावा दिए हुए हैं यानी संसद के विशेष बहुमत, वो दो तरीके ही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। उन 368 के द्वारा उन दो तरीकों से संशोधन किया जा सकता है या उन दो तरीकों से किया गया संशोधन ही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया गया संशोधन या ये साधारण बहुमत वाला जो तरीका है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। हम जो आगे दो तरीके देखेंगे वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही हैं। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा तरीका था ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। भी जो दूसरा तरीका था वो था संसद का विशेष बहुमत, यानी संविधान के ऐसे उपबंध जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की व्यवस्था की गई है। यानी विशेष बहुमत का मतलब है यानी संसद के सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत तथा दोनों सदनों के उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। यानी संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनके लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और विशेष बहुमत का मतलब है संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी दोनों सदनों के अलग अलग कुल सदस्यों का बहुमत। लोकसभा है तो उसके सदस्यों का कुल सदस्यों का बहुमत, राज्यसभा है उसके कुल सदस्यों का बहुमत, प्लस दोनों सदनों के उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और ये क्या, दोनों सदनों का अलग अलग होना चाहिए। हमने ये बात पहले की थी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। विशेष बहुमत इस तरीके में संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत होना चाहिए, यानी सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और दोनों सदनों का अलग अलग उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि वो कौन से उपबंध हैं तो हम देख लेते हैं। जैसे देखें तो मूल अधिकार है, उनमें संशोधन करना हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके लिए इस तरीके को अपनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा तरीका, वो भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। संसद का विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन या स्वीकृति। यानी संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें बदलाव या परिवर्तन संशोधन करने के लिए संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनका अनुमोदन भी चाहिए। हालांकि जो आधे राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके अनुमोदन के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन उनका अनुमोदन चाहिए। ठीक है, और ये कौन से उपबंध हैं? मेनली संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन करना हो तो उसमें इस तरीके को अपनाया जाएगा। अगर हम देखें कौन से उपबंध है तो कुछ उपबंध देख लेते हैं, जैसे केंद्र व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्ति का बंटवारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन व प्रक्रिया, इनमें कोई परिवर्तन करना हो, बदलाव करना हो तो संसद का विशेष बहुमत आधे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। प्लस उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 368 यानी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन करना हो अनुच्छेद 368 में, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी संघ में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो इसके लिए संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और ये तरीका भी अनुच्छेद 368 में आएगा। और संसद का विशेष बहुमत आपको पता ही है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। इस प्रकार आज हमने इस पाठ में संविधान संशोधन विधेयक और संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया या जो तरीके हैं या संशोधन के प्रकार हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीले का मिश्रण है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के कुछ उपबंध हैं उनमें तो साधारण तरीके से ही संसद के साधारण बहुमत से ही बदलाव कर दिया जाता है और जो कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो ये तरीका थोड़ा जटिल है, साधारण बहुमत वाला आसान है। इसलिए भारत का संविधान है वो कठोर और लचीले का मिश्रण है, यानी कुछ उपबंधों में आसानी से बदलाव किया जा सकता है और कुछ के लिए कठोर प्रक्रिया अपनाई गई है। और विश्व में दुनिया में सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है और सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। और भारत का संविधान कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण है। उम्मीद है आपको जो मैंने आज संविधान संशोधन वाला पार्ट में जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम धन विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।